एक फीचर। अगला फीचर हम देखते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। अब ये इंटरऑपरेबिलिटी क्या है, तो देखो, अगर it interact with other low level languages to access the data of that languages। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है कोड रीयूजेबिलिटी। अब ये कोड रीयूजेबिलिटी क्या है, तो देखो, अगर मेरा एक कोड है, ठीक है, सपोज कैलकुलेटर है, ओके, कैलकुलेटर में एक एडिशन का फंक्शन मैंने लिखा, ठीक है, एडिशन के फंक्शन में मैंने एडिशन कर दी। उस कैलकुलेटर में एडि अगर मैं मतलब अगेन अगेन एडिशन ही करती जा रही हूँ, ठीक है, एक एडिशन के बाद दूसरी एडिशन, एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी, तो मुझे बताओ हर ईच टाइम जब जब मैं एडिशन करूंगी, मैं उस टाइम उसका कोड लिखते रहूंगी क्या? नहीं, ईच टाइम मुझे कोड लिखना जरूरी है? नहीं, मैं क्या करूंगी, मैं अगेन अगेन सिर्फ उस एडिशन फंक्शन को क्या करूंगी, कॉल करूंगी। उसे बोला जाता है कोड रीयूजेबिलिटी। मतलब अगर कोई चीज आपको रिपीटेडली चाहिए, रिपीटेडली आपको उसकी नीड है, तो आप ईच टाइम उस कोड को लिखने की बजाय उस फंक्शन, एक बार उस फंक्शन को कहीं पे लिख दो, उसमें उस कोड को मतलब उस फंक्शन में उस कोड को लिख दो, और बार बार जब भी आपको उसकी मतलब नीड हो, जब भी उसकी आपको चाहिए हो, तब सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करो, ठीक है। तब अब चलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी की तरफ। अब ये इंटरऑपरेबिलिटी क्या है, तो मैंने पहले बोला सी शार्प जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और बाकी के जो लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस ये हमारी लो लेवल लैंग्वेज है। अगर मुझे मेरे सी शार्प में हमारा जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है, वो डॉट नेट फ्रेमवर्क मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। मैंने वो पहले भी बता दिया था इंट्रोडक्शन एप्लीकेशंस में, वो मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। अगर मेरे सी शार्प में मुझे ऐसा कोई कोड चाहिए जो कोड मेरे किसी अदर लैंग्वेज में अवेलेबल है, ठीक है, मुझे कुछ कर सपोज मुझे एक एडिशन करनी है, या किसी नंबर को चेक करना है, नंबर प्राइम है या नॉट प्राइम है, किसी का स्क्वायर रूट निकालना है, या ऐसे ऐसे कोई टास्क है सपोज, और अगर वो कोड जो मुझे चाहिए वो अगर किसी और लैंग्वेज में अवेलेबल है, किसी और लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में, तो मैं उस कोड को अगेन राइट करूंगी? नहीं, मैं सिर्फ क्या करूंगी, मुझे क्या करना है, मुझे जो मेरे सी शार्प में चाहिए, ठीक है, जो कोड मुझे चाहिए, मैं सिर्फ क्या करूंगी, सी प्लस प्लस में वो अवेलेबल है, तो मैं उसको कहाँ से उठाऊंगी, सी प्लस प्लस से उठाऊंगी और मेरे सी शार्प में डालूंगी, सी शार्प में उसको यूज करूंगी, ठीक है। अगर कोई रियल लाइफ एग्जांपल लो, मेरे पास कोई ऐसी चीज है, ठीक है, मुझे अगर मैं एग्जाम में हूँ, किसी एग्जाम में बैठी हुई हूँ, मेरे पास पेन था पर सडनली मेरा पेन खत्म हो गया, ठीक है, तो मैं क्या शॉप में जाऊंगी, शॉप पे एग्जाम से उठकर किसी दुकान में जाऊंगी, दुकान से पेन खरीद कर लाऊंगी, फिर एग्जाम में लिखूंगी? ऐसा तो नहीं करते ना, हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास पेन नहीं है, मेरा पेन खत्म हो गया, तो मैं क्या करूंगी, मेरा जो फ्रेंड है, मतलब मेरी कोई अगर फ्रेंड है, तो मैं उससे मांग लूंगी। तो मैंने क्या किया, मुझे पेन की जरूरत थी एग्जाम में, तो मैंने वो पेन खुद जाकर लेकर नहीं आई हूँ, मैंने मेरे फ्रेंड से मांग लिया। तो वैसे ही अगर मेरे सी शार्प में कोई चीज मुझे चाहिए, जिसकी मुझे वहां पे जरूरत है, तो ना कि मैं वहां पे कोड लिखती रहूंगी, अगर वो कोड जो मुझे चाहिए वो किसी और लैंग्वेज में, शायद सी प्लस प्लस में, जावा में, या सी में, या वीबी डॉट नेट में, या एफ शार्प में, किसी और लैंग्वेज में वो पहले से अवेलेबल है, तो मैं उसको सी शार्प में बार बार नहीं लिखूंगी, मैं क्या करूंगी, उस लैंग्वेज से इंटरेक्ट करूंगी, और उसमें जो अवेलेबल कोड है उसे मैं क्या करूंगी, मेरे सी शार्प में यूज करूंगी। इसे बोला जाता है इंटर ऑपरेबिलिटी, ठीक है। इट इंटरेक्ट विद अदर लो लैंग्वेजेस टू एक्सेस द डेटा ऑफ दैट लैंग्वेज। उस लैंग्वेज का डेटा एक्सेस करने के लिए मैं क्या करती हूँ, उस लैंग्वेज से इंटरेक्ट करती हूँ। ये भी एक सी शार्प का फीचर है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि डॉट नेट बहुत सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। मतलब कि अगर सी शार्प में कोई ऐसी चीज चाहिए जो किसी और लैंग्वेज में अवेलेबल हो, तो वो उस लैंग्वेज से इंटरेक्ट करके उस चीज को वो खुद में लेकर आता है, खुद में यूज करता है, इसलिए सी शार्प को बोला जाता है इंटर ऑपरेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो ऑब्वियसली हमें कुछ उसमें उप्स के कंसेप्ट को सीखना होगा। कौन से हम इसमें क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इन सारे उप्स के कंसेप्ट को हम सी शार्प में स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक वन बाय वन उप्स के कंसेप्ट को भी स्टडी करेंगे डीपली। अब ये ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है, मतलब इसका यूज क्या है और इससे क्या होता है? अब देखो, अगर मेरी कोई प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, लाइक सी सी, अगर उसमें मैंने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है,
तो अगर मैं उसमें कोई प्रोजेक्ट बनाती हूँ, वो प्रोजेक्ट मेरा लिमिटेड होगा। अगर ऐसी कोई चीज़ है, इन केस अगर मुझे उस प्रोजेक्ट को बढ़ाना हो, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को ग्रो करना हो या उस प्रोजेक्ट को बढ़ाना हो, तो वो प्रोसीजरल लैंग्वेज में डिफिकल्ट है। वो इजी नहीं है किसी प्रोजेक्ट को सडनली चेंज करना, उसमें मॉडिफिकेशंस करना, या अगर वो ग्रो हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करना, ठीक है। बट अगर मेरी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो उस लैंग्वेज में अगर मेरा प्रोजेक्ट ग्रो कर रहा है, ठीक है, अगर सडनली मुझे उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने पड़े या सडनली कुछ चेंजेस उसमें करने पड़े, तो अगर वो मेरी ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है तो वो उसमें मुझे इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो मेरा ऐसे प्रोजेक्ट में जहाँ पे वेरिएशंस होते हैं, जहाँ मुझे अप टू डेट करना पड़ता है, या अ, मुझे बहुत सारे उसमें चेंजेस करने पड़ सकते हैं, तो उस प्रोजेक्ट के लिए हम ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट बेस्ड में मॉडिफिकेशन, अपडेशन, चेंजेस जो भी होता है वो ईजी होता है करने के लिए। तो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट फीचर को देखते हैं, फास्ट स्पीड। अभी फास्ट स्पीड क्या है, तो देखो, अगर मैंने सी शार्प में कोई कोड लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर पेन का यूज़ किया तो वो बेटर होगा, ठीक है। अब देखो, ये मेरा सी का कोड है, सी शार्प का, सॉरी, ये मेरा सी शार्प का कोड है। सी शार्प के कोड को एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट सी एस, ठीक है। ये देखेंगे हम आगे आगे जब सी शार्प के कोड को हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली। तो ये मेरा सी शार्प का कोड है, ठीक है। इसको मैंने कंपाइल किया। इसको कौन कंपाइल करता है, सी एल आर। सी एल आर मतलब कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अगर मैंने मेरे इस डॉट सी एस फाइल को एग्जीक्यूट किया या कंपाइल किया, तो इसका क्या बनता है, एक आई एल बनता है। अब ये आई एल क्या है, इंटरमीडिएट कोड, आई एल कोड। अब एक आई एल कोड क्या होता है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। अब ये इंटरमीडिएट कोड क्या होता है, इसको इंटरमीडिएट मतलब इसमें क्या है, तो बेसिकली इंटरमीडिएट कोड ऐसा होता है जिसमें हमारे टोकन्स बनते हैं। इस कोड को कंपाइल होगा, ये कोड कंपाइल होगा इंटरमीडिएट कोड में, उसके टोकन्स बनेंगे, ठीक है। तो उसके सी एल आर, ये काम कौन करता है, सी एल आर करता है। सी एल आर हमारे डॉट सी एस फाइल को आई एल कोड में, मतलब आई एल फाइल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद इस आई एल फाइल को, इस इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड को फिर जे आई टी ये कंपाइल करता है। ये जे आई टी क्या है, जस्ट इन टाइम। तो ये जो जस्ट इन टाइम है, ये फिर हमारी इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड को किसमें कन्वर्ट करता है, हमारे मशीन कोड में, जो हमारी कंप्यूटर को समझता है, जो हमारी मशीन को जो समझता है, ठीक है। तो हमारी डॉट सी एस फाइल को कंपाइल किया सी एल आर में, किसमें कन्वर्ट किया, इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड में। और फिर इस इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड को, इस फाइल को हमारे जे आई टी ने किसमें कंपाइल किया, मशीन कोड में, ठीक है। तो इसके जस्ट बिकॉज ऑफ जे आई टी, और जस्ट बिकॉज ऑफ जे आई टी एंड सी एल आर, तो सी शार्प का जो एग्जीक्यूशन टाइम है, एग्जीक्यूशन कंपाइल टाइम एंड एग्जीक्यूशन टाइम, वो बहुत ही कम है, मतलब इसलिए वो फास्ट फास्ट स्पीड है, ठीक है। तो इसका जो स्पीड है सी शार्प का, वो सी एल आर और जे आई टी की वजह से फास्ट है, ठीक है। सी शार्प कोड इज कंपाइल्ड डायरेक्टली इनटू मशीन कोड, while जावा कोड इज कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड, which is then interpreted by the JVM। जावा का कोड पहले कंपाइल होता है बाइट कोड में, उसके बाद क्या होता है, इंटरप्रेट होता है। और सी शार्प में दोनों टाइम क्या होता है, कंपाइल ही होता है, ठीक है। इसलिए कंपाइलर हमेशा ही फास्ट होता है इंटरप्रीटर से, क्योंकि हमारे कंपाइलर में सारा का सारा कोड जो होता है वो एज अ इनपुट होता है, मतलब वो सारे कोड का एक ही बार चेक करता है, वैसे इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन जाता है। तो इसलिए सी शार्प फास्ट है। चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। अभी सी शार्प लाइब्रेरी, मतलब रिच लाइब्रेरी। सी शार्प हैज अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी विद मेनी इनबिल्ट फंक्शन फॉर इजी एंड फास्ट डेवलपमेंट। सी शार्प में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है, स्ट्रिंग के लिए, एरे के लिए, और उसमें कलेक्शन भी होता है। तो उसमें जो भी डायरेक्टरी है, स्टैक है, क्यू है, उसमें भी इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। और हमारी जो फाइल हैंडलिंग का जो कंसेप्ट है सी शार्प में, उसमें भी हमें फाइल के लिए बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। लाइक फाइल नेम होता है, फाइल की हम लेंथ को जान सकते हैं, फाइल क्रिएशन टाइम होता है। और अगर स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में भी होता है रिप्लेस है, स्प्लिट है, कंपेयर है, और इक्वल टू है, बहुत ऐसे, इज कंपेयर, इज और इज लोअर, इज अपर, ऐसे बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस है सी शार्प में। उसकी वजह से उसमें बहुत सारी रिच लाइब्रेरी, मतलब उसमें रिच लाइब्रेरी है, बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस है, इसलिए सी शार्प को रिच लाइब्रेरी बोला जाता है, मतलब ये फीचर उसका सी शार्प का। तो आज की वीडियो में हमने सी शार्प के सारे फीचर को वन बाय वन देखा, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा। तो आपको बस उसके नाम नहीं पता होना चाहिए, मतलब
अगर कोई चीज़ है तो वो क्यों है, इसको भी आप ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मैंने इन फीचर में टाइप सेट को इंपॉर्टेंट बोला, इंटरऑपरेबिलिटी को इंपॉर्टेंट बोला, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट हो गए उस पर तो 101% आपको क्वेश्चन आते हैं सी शार्प में। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही फीचर को। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें सी शार्प का कोड देखना है। मतलब अब यहाँ पे थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट था, थ्योरेटिकल जो पार्ट था वो यहाँ पे फिनिश होता है, और उसके बाद हमें प्रैक्टिकल पार्ट को देखना है। मतलब हमें अब सी शार्प की कोडिंग करनी है, इसके लिए हमें विजुअल स्टूडियो चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम विजुअल स्टूडियो का इंस्टॉलेशन देखेंगे। हम विजुअल स्टूडियो 2022 को यूज़ करते हैं, तो उसका इंस्टॉलेशन अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।